रक्षा मंत्री के बाद जवानों से बर्बरता पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, फौज बताकर नहीं करती जवाबी कार्रवाई। शोपिया में आतंकवादियों के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई। बैंक लूट की बढ़ती घटनाओं की जांच के लिए 40 गांवों को घेर कर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। घाटी में फिर से मासूम हाथों से हुई भीषण पत्थरबाजी। सोपोर डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने चलाए पत्थर, 20 जवान और 15 लड़कियां जख्मी। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार। 6 पुलिस वाले भी दोषी करार। गुजरात दंगों में आया फैसला। शहीदों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे रामदेव। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया दावा। पतंजलि बनने जा रहा है सबसे बड़ा ब्रांड। और स्वच्छ भारत अभियान में एमपी ने, मध्य प्रदेश ने मारी बाजी। सबसे साफ शहरों में इंदौर पहले और भोपाल दूसरे नंबर पर। यूपी का गोंडा सबसे गंदा। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मासूम चेहरे, हाथों में पत्थर। उन हाथों में जिनमें किताबें और कलम होने थे, जिनके हाथों कश्मीर और हिंदुस्तान का भविष्य सजाया और संवारा जाना था। उन्हीं हाथों का इस्तेमाल पत्थरों के लिए। जवानों का सिर और उनका सीना दोनों तरफ अपने ही हैं। जख्मी होने वाले भी और जख्म देने वाले भी। लेकिन शह कहीं और से इंपोर्ट होती है, आयात की जाती है, उकसाया जाता है। और इसी के साथ एक सवाल यह भी पैदा होता है कि यह हालात तो पहले भी थे। यह साजिश पाकिस्तान और अलगाववादियों की हमेशा से थी। जाहिर है वो घाटी में अमन, सुकून, खुशियां नहीं देखना चाहते हैं। उनका जो कारोबार है इसी से चलता है, इसी अनरेस्ट से। लेकिन हमारा क्या? हमसे कहां चूक हो रही है? आखिर हम उन नौजवानों की आंखों में एक बेहतर भविष्य की चमक पैदा क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि जिन मासूम हाथों में आज पत्थर है, वो अपनी पूरी उम्र की कीमत पर क्यों इस खेल में शामिल हो गए हैं? नफरत के पत्थर जो कश्मीर में लगातार हम देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार है और हम किस हद तक इसको रोक पाने में नाकाम और कामयाब हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कश्मीर का भविष्य सड़कों पर नफरत के पत्थर फेंक रहा है। हक और हुकूक के भड़कावे में आकर स्कूल कॉलेज छोड़कर छात्र पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। क्यों ऐसे हालात बने हैं और कौन है इसको उकसाने वाला, ये हम बेहतर जानते, लेकिन हम हालात को संभाल क्यों नहीं पा रहे? जिन हाथों में घाटी को अपना भविष्य देखना था, उन्हीं हाथों में नफरत के पत्थर हैं। इस कच्ची उम्र में ही हुकूमत के खिलाफ गुस्से का ऐसा बारूद है कि स्कूल बैग और किताबें छोड़कर बगावत का बिगुल फूंका जा रहा है। तस्वीरें सोपोर की हैं, जहां पर कॉलेज की छात्राएं पढ़ाई छोड़कर घंटों सड़कों पर पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाती हैं। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। इसकी 2 वजहें हैं। पहली कि क्या कश्मीर में वाकई हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब छात्र भी नफरत के पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरा ये कि जिनका पूरा करियर अभी बाकी है, उनका इस्तेमाल पत्थरबाजी में किया जा रहा है। तो सवाल यह भी है कि सरकार इसकी जड़ में क्यों नहीं जा रही? वैसे कश्मीर में सियासत करने वाले ये बात मानने को तैयार नहीं कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। What about their children? They have small young children. Who's going to feed them? Who's going to look after their families? It shows
that the tensions in the valley are increasing. ये सच है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सुरक्षा बलों की कैद में हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहीं से तो भड़काने की चिंगारी उठी होगी, जिसे समय रहते अगर सरकार ने नहीं बुझाया तो नफरत की आग और फैलेगी। वैसे बताया यह भी जा रहा है कि बच्चों को नफरत की आग में झोंकने के पीछे अलगाववादियों का हाथ है, जो खुद को नजरअंदाज किए जाने से बौखलाए हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अलगाववादियों के पास पहले की तरह पैसे नहीं हैं, इसलिए वो बच्चों का फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने बड़े पैमाने पर वो पत्थरबाजी करवा रहे हैं, अभी साफ तौर पे नजर आता है कि उनके पत्थरबाजियों को पेमेंट करने के लिए पैसा फिर खत्म हो गया। वहीं हुर्रियत के मिजाज को जानने वाले कहते हैं कि उनकी फितरत नहीं बदलने वाली, अगर बातचीत हुई भी तो उसका फायदा नहीं होने वाला। कुछ देर पहले हुर्रियत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था वहां पे और उनसे मिलने की कोशिश की थी। पिछले कुछ दिनों के हालात पर गौर करें तो पुलिस और सेना पर पत्थर फेंकने वाले या तो युवा हैं, या महिलाएं, या फिर स्कूल कॉलेज के छात्र। जाहिर है पर्दे के पीछे पूरी रणनीति काम कर रही है, क्योंकि ये समाज का वो हिस्सा है जिन पर होने वाली कोई भी सख्ती पूरी दुनिया में एक अलग संदेश दे सकती है। घाटी में चुनी हुई सरकार है जिनकी सत्ता केंद्र में भी है। बावजूद इसके अलगाववादियों के प्लान को पंचर करने का अब तक कोई तरीका सरकार नहीं सुझा पाई है। यकीनन घाटी में टास्क अब पहले से ज्यादा टफ है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ये हालात वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं। सोपोर डिग्री कॉलेज की छात्राएं जो अभी जिनकी अभी कच्ची उम्र है, इसमें रोमांसिज्म का कितना रोल है, इसमें कितना उकसावा है, इसमें और दूसरी चीजें कितना रोल निभा रही हैं, और उसमें हम इन हालातों पर कितना काबू कर पा रहे हैं, ये सवाल भी उतना ही है। मैं अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ राहुल जलाली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, खासतौर से कश्मीर को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, लंबे वक्त से उनके वहां के हालातों पर लिखते पढ़ते रहे। राहुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नसीर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। हमारी सहयोगी प्रांजलि भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांजलि की यहां होने की वजह यह है कि प्रांजलि भी हाल ही में साउथ कश्मीर का पूरा इलाका घूम के आई हैं, बहुत करीब से उन्होंने तमाम हालातों को देखा, वहां से लगातार रिपोर्टिंग की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कुछ और मेहमान कुछ ही वक्त में मेरे साथ होंगे, फिर उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत राहुल जलाली साहब से। राहुल साहब, जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल की लड़कियां, खासतौर से ये बच्चियां जिनके हाथों में पत्थर है, ये पिछले वक्त में आपने कब इस तरह की तस्वीर देखी थी, और कहां हमसे चूक हो रही है जो हम हालात कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए, ये जो अभी जो हालत है कि स्कूल की लड़कियां, और ये सिर्फ सोपोर की बात नहीं है जो आपने कहा था, ये श्रीनगर में भी बच्चियां बाहर आई हैं, तो ये हालत मैंने पहले कभी देखी नहीं कश्मीर में। 90 का जो आप दौर देखिए, 90 में मिलिटेंसी बहुत बढ़ गई थी, पर पत्थरबाजी तब होती नहीं थी, तब भी ये इसी किस्म का सिलसिला था। पर ये जो चीज़ है कि लड़कियां आ रही हैं और पत्थरबाजी कर रही है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कश्मीर में। और इसके जो जिम्मेदार है, आपका जो पैकेज आया था उसमें तो आपने पूरा बयान कर दिया कि कहाँ पार से भी इसमें बहुत उस्काया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जी। पर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान आज से नहीं, 1947 से ले लीजिए, तब से कश्मीर में कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है। पर ये हालत क्यों पहुंच गई? मुझे लगता है कि इसका जो मामला है वो इसलिए बना है कि हमारी एक आदत है कि खासकर कि जो पॉलिसी बनाते हैं कश्मीर की तरफ दिल्ली में, कि जब कश्मीर में कुछ एक नियर नॉर्मलसी कहा जाए, जब वो आ जाता है तो कश्मीर से निगाह हट जाती है और कश्मीर को पे छोड़ दिया जाता है अलग थलग। दूसरी बात ये भी है कि कई वादे किए जाते हैं कश्मीर के लिए, पर वो वादे पूरे होते नहीं हैं। तो ये सबको अगर मिला लिया जाए, और तीसरी बात
ये सरकार बनी पीडीपी और बीजेपी की एक बहुत अच्छी पहल थी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीजेपी और पीडीपी की नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने की। पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या जुड़ पाया? इन्होंने बनने पे अब 3 साल हो गए, एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, पर वो एजेंडा ऑफ अलायंस को रखता है ताक पे रख दिया गया। क्या उस पे सहमति है दोनों साइडों की? ये और अगर है तो वो ग्राउंड पे तो दिख नहीं रही है। आज भी देखिए पीडीपी जो बात करती है, बीजेपी बिल्कुल उससे अलग बात करती है। एजेंडा ऑफ अलायंस में ये साफ था कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे कश्मीर में, और उसमें हुर्रियत भी शामिल थी। बीजेपी का आज एक लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो अलगाववादियों से बात नहीं करेंगे, नेशनलिस्ट फोर्सेस से बात करेंगे। जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कोर्ट में भी उन्होंने ये पेश की थी। तो इसमें कौन कहां, अगर आपके अलायंस पार्टनर जो एक सरकार चला रही है जम्मू कश्मीर में, अगर उनमें ही सहमति नहीं तो ग्राउंड में क्या कितना इफेक्ट होगा उसका, ये भी देखना है। दूसरी बात देखिए, ये पार्टियां दो जो मिली है, एक जम्मू को रिप्रेजेंट करती है और एक कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है। कई मामलों में कैबिनेट जो है वो जम्मू कश्मीर की है। बिल्कुल। तो इसको बांट के आप कैसे स्टेट को चलाओगे? और एक तो ये, फिर केंद्र का जहां तक सवाल है, अभी तक कोई मुझे ठोस पॉलिसी दिख नहीं रही है। आप क्या करोगे? या तो आप बातचीत का रुख लो, या आप एक स्ट्रांग आर्म दिखाओ वहां पे। दोनों में मुझे कुछ दिखता नहीं है कि कोई एक पॉलिसी हो कश्मीर की तरफ। ठीक है, बहरहाल मैं आता हूं जलाली साहब के पास। कई दफा तो मुझे नासिर हुसैन भी मेरे साथ हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि स्ट्रॉन्ग एक्शन की, तो एक्शन भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। लगातार बैंक लुट रहे हैं, लगातार हालात खराब हो रहे हैं, हमारे जवानों के सिर, उनका सीना जख्मी लगातार हो रहा है। तो आखिर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? नासिर साहब बतौर विपक्ष, नासिर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नासिर साहब बतौर विपक्ष आपकी भी जिम्मेदारी है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर आप भी सरकार के साथ बातचीत करके हालात को बेहतर करने की कोशिश में उनकी मदद करें। इतने हालात कैसे और क्यों कर बिगड़ गए? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की यहां पर कमी है? और प्लीज पिछले 3 और 60 सालों में मत उलझिएगा। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम लोग विपक्ष होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो कश्मीर में एक पॉलिसी बनेगी उसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस बिल्डअप करें। तो हम तो डे 1 से, जब से मोदी जी कमान संभाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम लोग लगातार यही कह रहे हैं कि भाई आप तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लीजिए। देखिए, कश्मीर का मसला अलग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान वीज़ा भी पाकिस्तान एक अलग मसला है, हमारी फॉरेन पॉलिसी चाइना को लेके एक अलग मसला है। तो ये सब चीज़ों पे जो है ना एक नेशनल कंसेंसस टाइप होना चाहिए, जिसके लिए खाली मेन अपोजिशन पार्टीज नहीं, जितने भी अपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट में हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक मजबूत पॉलिसी इन सारे मुद्दों को लेके बनना चाहिए, जिसको लेके आज तक एक पहल। ये सवाल आपने कितनी दफा पूछा, ये अहम है। नासिर साहब मुझे सुन लीजिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं ये सवाल आपने सरकार से कितनी दफा पूछा? उस इंप्लीमेंटेशन कमेटी का क्या हुआ? जो मौजूदा सरकार जब बनी थी उस वक्त इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बात हो रही थी, वो कहां है आज के वक्त में? वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां है जिसके बिना पर ये मौजूदा सरकार बनी थी? इन सब पर आपने कितनी दफा सवाल किया सरकार से? हमने हर बार पूछा है, हमने पार्लियामेंट में पूछा है, मीडिया के द्वारा पूछा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा पूछा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग स्पीकर द्वारा बुलाई जाती है उसमें पूछा है। हम लोग हर बार सवाल खड़ा किए हैं कि भाई आप पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते, क्यों ये कंसेंसुअल पॉलिसी आप क्यों नहीं बनाते करके हम लगातार। भाई जिस तरह से पिछले 3 साल से कश्मीर में अनरेस्ट हुआ है, पिछले दिनों जो अनरेस्ट हुआ, मुझे लगता है कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट अनरेस्ट था, वन ऑफ द लेंथीएस्ट अनरेस्ट था। अब परसों जो पोलिंग भी हुई उसमें 7% पोलिंग होती है। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस 65%, 2014 के इलेक्शन में 65% होता है, आप सीधा जो है 3 साल के बाद 7% पे आ जाता है। तो इस पे जो है सिर्फ भाजपा नहीं, पूरा विपक्ष जो है इस पे परेशान है। भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है आखिर कश्मीर में? आपने सरकार बना ली, आपने वोट जब पीडीपी और बीजेपी की जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, आपने तो यही बोला ना
कि भाई हमारी सरकार सेंटर में है, हमारी सेंटर जम्मू कश्मीर में भी हो जाती है तो बड़ा तालमेल रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, हम सारे मसले कश्मीर के हल कर देंगे। लेकिन क्या हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी सरकार यहां पर भी है, आपकी सरकार वहां पर भी है। आप सरकार बनाते हैं, आप मसरत आलम को खुले हाल छोड़ देते हैं, जो निकलते ही अगले दिन जो है एक जुलूस निकालता है जिसमें पाकिस्तान का झंडा लेके जाता है। आसिया अंद्राबी को फ्री कर देते हैं। चलिए, आपके सवालों का भी जवाब उनके आप जो सवाल उठा रहे हैं और कमोबेश राहुल जलाली साहब भी जो बातें कह रहे हैं उनके जवाब अब नरेंद्र तनेजा साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तनेजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़े, हमने जो रिपोर्ट दिखाई वो भी आप नहीं देख सके। बात सर कश्मीर की हो रही, कश्मीर में मौजूदा हालात की हो रही है। सर कहां चूक रहे हैं हम? क्यों छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां हाथों में पत्थर लिए हमारे जवानों को निशाना बना रही हैं? कहां गलती हो रही है सर? जो मैंने भी वो तस्वीरें देखी हैं और वीडियो आप जो दिखा रहे हैं, कई दिनों से ये तस्वीर दिखाई जा रही है, वही वाला वीडियो है, बार बार दिखाया जा रहा है। ये सर ताजा है, मीडिया पे ये ताजा है सर। दिग्विजय सिंह जैसे नेता बयान भी दे रहे हैं, हाँ, तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग बयान भी दे रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी ने जो बयान दिए वो भी हमने सुने, और वो भी हम नहीं बोले जब राहुल गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खून की दलाली का बयान दिया था, कोई नहीं भूले। अच्छा, और जहां तक और इसी कश्मीर के अंदर तमाम जगह जो है वहां टनल्स भी बन रही हैं, वहां रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं वही बात कर रहा हूं, मैं वही मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब मामला सामने आता है, नासिर साहब एक एक करके प्लीज, नासिर साहब ऐसे नहीं, नासिर साहब ऐसे नहीं, राहुल गांधी जी ने आप क्या कर रहे हैं नासिर साहब कीजिए भाई, नासिर साहब ऐसे नहीं, एक एक करके प्लीज। सर आप क्या कर रहे हैं यही बताइए प्लीज, बेहतर होगा सर। नरेंद्र तनेजा साहब देखिए, हाँ देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि वहां पे जो हमारी पूरी कोशिश क्या चल रही है। हमारी कोशिश ये है कि वहां पे जो हालात हैं, जो खासतौर से पाकिस्तान और कुछ किराए के टट्टू और कुछ ऐसे लोग जो वहां जरूर रहते हैं लेकिन वो आवाज किसी और की बोलते हैं, और कुछ लोग जो अपनी सिर्फ सियासी रोटी बनाने के लिए वहां पे बरगला रहे हैं, क्यों नहीं जाकर के मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी, आपको भी पता है इतिहास क्या है कि शुरुआत किसने करी, पूरी समस्या किसकी देन है, कौन यूएन में ले गया, सब जानते हैं। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जो है, वो तो कहते हैं बहुत साल सत्ता में रहे, आप कितने कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन गए वहां लोगों से बात करने के लिए, कितने कांग्रेस पार्टी ने वहां जाकर के सिविल सोसाइटी से खुद बातचीत करी? क्या वो सियासी दल नहीं है? क्या करा उन्होंने? दिग्विजय सिंह जी बयान दे देते हैं और ऐसा बयान देते हैं पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाता है। आप क्या और कर रहे हैं? इनके आप नेता ये नहीं जाकर बता के रहे पाकिस्तान में बीजेपी पीडीपी सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या हुआ, उस इंप्लीमेंटेशन कमेटी का क्या हुआ जिसका गठन सरकार बनने के बाद हुआ था? आप अरे जितना आपने कांग्रेस को समय दिया उतना तो दे दीजिए सर, आप कहीं और चले जा रहे हैं। जितना बोला उतना समय तो दे दीजिए, अगर उससे ज्यादा समय आपके लिए। मैं आपके हिसाब से जा रहे हैं ना, जब कहने के लिए बात नहीं बोलूंगा जो आपको पसंद आएगा, मैं वो बोलूंगा जो मुझको कहना है नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब अगर नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए। आप जो मैं आपको यही चलिए ठीक है तनेजा साहब, कोई बात नहीं है। हमारे साथ प्रांजलि हैं जो साउथ कश्मीर के इलाके में होके आई हैं अभी, और इससे पहले नहीं, किस तरह का प्रश्न है कि आप जवाब मत दीजिए? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, कोई क्या कठिनाई है? मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका आपको थोड़ा सा प्रीफेस देता हूं, बैकग्राउंड देता हूं, तो आपको वो पसंद नहीं आता। सर प्रीफेस और बैकग्राउंड बहुत सारे लोग और बैठे हैं, उन्होंने दे दिया, हमने रिपोर्ट भी दिखा दी। यस एंड नो के जवाब दूंगा, आप सुनिए उसको। आपने बुलाया तो आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सुनने के लिए आपने बुलाया है तो आप सुनिए, नहीं तो मत बुलाइए बीजेपी। सुनाइए तो सर। नहीं, आप और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देने नहीं बैठा यहाँ पे यस एंड नो टिक करूंगा, मैं उसके लिए नहीं बैठा। इसका एक बैकग्राउंड है। क्या दिग्विजय सिंह जी ने बयान नहीं दिया था? क्या राहुल गांधी जी ने बयान नहीं दिया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि कांग्रेस वहां पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है? क्या ये हकीकत नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बयानबाजी इलेक्शन के टाइम में करी वो क्या मोटिवेटेड नहीं थी? क्या हकीकत नहीं है कि वहां पाकिस्तान जो है वहां पर दरिंदगी कर रहा है? क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के शीश काटे? क्या हकीकत नहीं है कि कांग्रेस ने उसको लेकर के कितनी दफे प्रोटेस्ट किया, कश्मीर में या दिल्ली में? क्यों नहीं किया प्रोटेस्ट, है ना? और इनका कोई भी जो बात होती है, अब सरकार हम वहां जो मेरा ये कह रहा है कि जो वहां पे समस्या, आज की समस्या तो नहीं है, कौन यूएन में लेकर के गया था? कांग्रेस को सब पता है। और जो हम कदम उठा रहे हैं वहां पे, हमारी सीधी सी बात है, वहां पे वो लोग जिनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के प्रति है, जो पाकिस्तान के वहां भाड़े के टट्टू, हम उनसे बात नहीं करना चाहते, संविधान के अंतर्गत बात करना चाहते हैं। और दरवाजे हमेशा, और लोगों से बात हो रही है तमाम। आप जो सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वेस्टर्न कश्मीर वैली के अलावा, क्या सारी कश्मीर वैली में ये हो रहा है? नहीं हो रहा है ऐसा।
ये कुछ एक तीन चार कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये हो रहा है, वहीं का ये मसला है। और वहां के ये नेशनल मसला है, और उसको नेशनल मसले में जो आकर के सियासत करने की जगह सबको साथ आना चाहिए, उसकी जगह वहां पे वो ना आकर के पाकिस्तान के फेवर में बातें करी जाती हैं। मणिशंकर यार पाकिस्तान में जाके वो बयान देते हैं कि बीजेपी हमको बर्दाश्त नहीं है, बीजेपी को हटाना जरूरी है, जब तक वो रहेगी ये नहीं होगा। कांग्रेस की समस्या यह, कांग्रेस को लगता है जब तक वो सत्ता में नहीं हो किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्या क्रिएट करी है उनका यह है कि हमारे पास हल है, क्योंकि सारी देन तो हमारी है। कश्मीर की समस्या ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और आपने कोई भी बात रख ली, आप प्रश्नों में जवाब दूंगा, लेकिन यस एंड नो में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में यहां बैठने नहीं आया हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सिवाय इल्जाम लगाने के आपने अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभाया, इस पर आपने कुछ भी नहीं कहा। बहुत बहुत कोई इल्जाम मैं आता हूं आपके पास दोबारा आता हूं। नहीं लगाया। इससे पहले कि मैं प्रांजलि के पास जाऊं, प्रांजलि ने एक रिपोर्ट जो वहां से, कांग्रेस के प्रवक्ता इल्जाम, पहले वो रिपोर्ट हम आपको एक छोटी सी क्लिप है वो दिखाते हैं, उसके बाद प्रांजलि के पास चलेंगे। मुझे अच्छी बात ये लगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और जो कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। क्या एज है आपकी? 8। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? इंजीनियर। कितना टाइम आपको लगता है कि और पढ़ाई करनी पड़ेगी? कितना टाइम लगेगा? 12 साल। 10-12 साल। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहती हैं? टीचर। आप? टीचर। कोई सब्जेक्ट पसंद है आपको जो? हाँ, मुझे इंग्लिश पसंद है। आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? उर्दू। आपको पता होगा कि जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक ये डॉक्टर इंजीनियर सब बनना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है, ये बात मानेंगे आप? तो आप स्कूल कॉलेज तो बंद रहते हैं यहाँ पे, तो आपको लगता है कि ये थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा परेशानी इससे हो सकती है आपको? हाँ। क्या लगता है आपको? क्योंकि हमें पढ़ाई पढ़ना ज्यादा जरूरी है या हाथ में पत्थर उठाना? क्या लगता है? मुझे पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आपके लिए क्या जरूरी है बेटा? पढ़ना। हाँ, आपके लिए क्या जरूरी है बेटा? हाँ? पढ़ना। आप पढ़ते हो ना? आप भी पढ़ते हो? आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर। देखिए, नफरत के पत्थरों की जो तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं वो एक पहलू है, वो पूरा कश्मीर नहीं है। सब के सब पत्थरबाज नहीं है और सब के सब अमन पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं। ये बच्चे, मासूम बच्चे जिनसे प्रांजलि ने बात की, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है और आने वाले वक्त में कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है। प्रांजलि, आपने बहुत सारे लोगों से बात की, एक तो क्लिप हमने भी आपके देखी, इतने प्यारे से बच्चों से आपने बात की। इसके अलावा उन छात्राओं से भी आपकी बातचीत हुई होगी जिनको हमने सड़कों पर देखा पत्थरों के साथ। क्या कोई आइडियोलॉजी थी या एक रोमांटिसिज्म है? बस यूं ही चले जा रहे हैं, कुछ पता है क्यों हम पत्थर फेंक रहे हैं? कुछ उनके बारे में जरा बताइए, क्या रहा ग्राउंड पर? हुसैन, बिल्कुल जिन लड़कियों की तस्वीरें आपने देखी और इससे पहले भी जिन लड़कियों की तस्वीरें हमने दिखाई थी अपनी टीवी स्क्रीन पर, मुझे याद है कि सबसे पहले जब मैं उस वक्त थी कश्मीर में तो मैंने उस वीडियो को तुरंत यहाँ पर भेजा और मैंने बताया था यहाँ पर कि ये बिल्कुल वीडियो नया है, आप इसको चलाइए। और फर्स्ट टाइम लड़कियां दिख रही हैं पत्थर फेंकते हुए, और पत्थर तो वो फेंक रही हैं, इसके साथ साथ वो उकसा रही हैं। अगर उन तस्वीरों को अगर नारेबाजी कर रही हैं, वो उकसा रही हैं, आओ मारो, आओ गोली चला करके देख लो, जो करना है तुम कर लो। तो इस तरीके की तस्वीरें आई। जिस दिन उस वीडियो के बारे में जब मैंने जानकारी ली तो मुझे पता चला कि 3 से 4 दिन पुराना वीडियो था, मतलब बिल्कुल फ्रेश था। और वो वीडियो था शोपिया का, आई थिंक, और अभी जो है वो सोपोर के डिग्री कॉलेज का वीडियो है। आपने पूछा कि उन लड़कियों से मैंने बात की, लड़कियों का भी मसला है और इन दिनों व्हाइट शर्ट में और टाई लगाए हुए जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, जो लड़के हैं, उनका भी मसला है। बड़ा वाजिब सवाल है कि पहले और हर जितने भी हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने इस बात को माना कि ये तस्वीरें कश्मीर से बिल्कुल नहीं आ रही है। पहले तो मैं उन बातों को जोड़ना चाहूंगी कि बिल्कुल जो नई तस्वीर और एक नए अनुभव के साथ मैंने वहां पर चीजों को महसूस किया। मैंने भी जानना चाहा था कि ये बच्चे क्यों निकल रहे हैं। मैं ले जाना चाहूंगी आपको 21 अप्रैल की वो तारीख थी, शुक्रवार का दिन था। एक दिन पहले मैंने सोचा था कि शुक्रवार के दिन हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या माहौल रहेगा। लेकिन उस दिन पूरा शुक्रवार जो हंगामा होता था वो शुक्रवार बिल्कुल शांत था। रात होते होते वहां पर जो बिल्कुल हाई लेवल एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में ये बात रखा गया। किसने बुलाई? जो जितने भी वहां पर जो सुरक्षा कर्मी, मान लीजिए कि जैसे सीआरपीएफ के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मीटिंग, हाँ, आईजी और बहुत बड़े लेवल पे वो मीटिंग थी। और उस मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई कि क्या था आज इतनी शांति क्यों थी।
तो उसमें से जो 2 लोगों की रिपोर्ट जो उसमें शामिल की गई, उसमें ये कहा गया कि भाई ये आप इसको इस तरीके से मानिए कि कहीं ये तूफान से आने की पहले वाली शांति तो नहीं है, ये शुक्रवार तो आज तक तो ऐसा गया नहीं। और ठीक 2 दिन आते आते उस पूरी रिपोर्ट को पुख्ता कर दिया गया। और उस रिपोर्ट की लाइन में आपको बता रही हूँ, बकायदा जो मैंने रीड की थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अब कश्मीर में कुछ नई स्ट्रेटजी के तहत काम किया जा रहा है और उस नई स्ट्रेटजी का हिस्सा बन रहे हैं 10 साल से लेकर के 16 साल, 18 साल या 19 साल, 20 साल भी आप नहीं चाहिए, 10 साल से लेकर के 16 साल। और जब भी इसका फायदा उनको इसलिए भी मिल रहा है, ज्यादातर टाइम स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं और उस क्रम में जो कोचिंग चलाए जा रहे हैं वहां पर, जो मदरसे वहां पर चलाए जा रहे हैं निजी तौर पे, वहां पर बकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सेंटर बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि अगले दिन कहां पर पत्थरबाजी होनी है और कहां पर जुलूस निकाले जाने हैं, कहां पर नारे लगाए जाने हैं, कल सुबह आपको क्या बोलना है। आपको अगर आपसे कोई पूछता है, मीडिया में अगर आपसे कोई बातचीत करता है, तो उन बच्चों को बकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको क्या शामिल करना है। इसलिए यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर बड़ी बड़ी बातों को कह देना हुसैन बहुत मुश्किल है। मैं केवल एक लाइन और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। तनेजा साहब जो कह रहे थे कि हमने विकास किया, हमने ये किया, हमने वो किया, मैं आपको बता रही हूँ कश्मीर में ठीक है मौसम बहुत अच्छा है। मैंने जितनी भी गाड़ियों में वहां पर टैक्सी में सफर किया, किसी भी गाड़ी में वहां पर एसी नहीं होता है, वहां पर हीटर होता है। मैंने उनको कहा कि क्या मतलब किसी भी आपने एसी तो इसमें रखा नहीं? उन्होंने कहा कि मैंने इसमें जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन मैं शीशे नहीं खोल सकती। 2004 से 2001 से जो सड़कें बन रही हैं वो सड़कें अभी तक बन रही हैं। पूरे कश्मीर में, श्रीनगर सिटी में इतने धूल उड़ते हैं साहब। तनेजा साहब, विकास की अगर असली तस्वीर देखनी है तो कश्मीर में जाकर के आपको देखिए, समझ में आ जाएगा क्या काम हुआ। तनेजा साहब, अगर आप इस पर रिएक्ट करना चाहें, वहां पर सरकार आपकी है, अगर वहीं पर ये सारी स्ट्रेटेजीज बन रही हैं, एक छोटा सा मेरा सवाल ले लीजिए, वहीं पर ये सारी स्ट्रेटेजीज बन रही हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है, इसको मानने में क्या परेशानी है? नहीं, देखिए बात सुनिए, जो स्ट्रेटजी वहां बन रही है इस तरीके की, जाइए हमारे फौजियों पे हमला करिए, लोगों पे करिए, स्कूल को जला दीजिए और तरह ये भी बन रही है। दूसरी तरफ परसों का आप हिंदुस्तान टाइम्स उठाइए जो बीजेपी का अखबार नहीं है, प्रो बीजेपी भी नहीं है, उसी में अब उन्होंने पूरी रिपोर्ट रन करी है हिंदुस्तान टाइम में, किस तरह से वहां के बच्चे और युवा फेसबुक पे जाकर के, सोशल मीडिया पे जाकर के और क्या पिन आउट कर रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है और किस तरीके से ये गलत काम किए जा रहे हैं। जो बैंक की वैन लूट रही वो गलत करा गया, उनके सपने क्या है और इस चीज को कंडेम कर रहे हैं। वो साथ में ये भी कह रहे हैं ये हमारे मजहब के भी खिलाफ है, कश्मीरियत के भी खिलाफ है। तो सब तरह की आवाजें हैं। अब ये आपके ऊपर, आप कौन सी आवाज को हाईलाइट करना चाहते हैं। जहां तक रोड कंस्ट्रक्शन की बात करी, हमारी सरकार तो अभी वह थोड़े समय पहले बनी है, पहले तो नहीं थी। अब अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खराब, हमने क्या किया आप समय दीजिए, मैं आपको गिनाता हूं। अगर पहले वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहां क्या क्या होता रहा है, आपको भी पता है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। और कश्मीर में हम रेलवे हो, चाहे वो टनल हो, चाहे वो प्रोजेक्ट नए लेकर के आने हो या नए वहां पे जाकर के इंस्टीट्यूट्स खोलने हो, वो तो सब हम कर ही रहे हैं। आपकी बात सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है, उसमें तो समय लगता है। लेकिन हमने पूरा, चाहे 80,000 करोड़ रुपए पैकेज की बात कर लीजिए या नए इनिशिएटिव लॉन्च करने के, वो जिससे कि ये सारी समस्याएं ना हो। और हमारा जो इंटरेक्शन वहां बच्चों से हो रहा है, वहां के युवाओं से हो रहा है, वो इंटरेक्शन आप मीडिया में उसको भी रिपोर्ट करिए। हमारे सर हम सब रिपोर्ट कर रहे हैं। ये अब हमें जब फौजी भर्ती करने के लिए हजारों युवा वहां पे आए, हजारों युवा वहां पे आए कि वो हमारी आर्म फोर्सेस में शामिल होकर बिल्कुल, आज भी बारामूला में भर्ती चल रही है, आज भी हजारों की तादाद में युवा बढ़ चढ़ करके वहां हिस्सा ले रहे। सर सब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें तो उसको उस पर भी ध्यान, अगर हम अगर उस पर 2% भी ध्यान दे दें तो कश्मीर की समस्या को बैलेंस तरीके से हमको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां खाली पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहां पे देश भी जीत रहा है। कांग्रेस पार्टी तो भारत की आवाज बोलती नहीं है, वो तो पाकिस्तान की बोलती है। लेकिन भारत राष्ट्र जीत रहा है, भारत के 126 करोड़ लोग कश्मीर में जीत रहे हैं। समय लग रहा है क्योंकि ये कांग्रेस क्रिएट करके गई थी, हम उसको ठीक कर रहे हैं। ये वही मामला है पिछले 3 और 60 सालों को, बस कश्मीर के ज्यादातर ठीक है सर, वो भारत के साथ है। कब तक कहिएगा सर, अब इससे निकलना होगा हमें बाहर। कांग्रेस की आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। अमृत कपूर साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अमृत कपूर साहब के पास चलेंगे और उनसे भी समझेंगे कि ग्राउंड पर आखिर हालात हम क्यों बदल नहीं पा रहे हैं।
अरे